इतिहास हमें यही सिखाता आया है कि इंसान ने पहले खेती सीखी, फिर सभ्यता बनी और उसके बाद ज्ञान आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जमीन के नीचे दबे कुछ सिंबल्स इस पूरी कहानी को झूठ साबित कर देते हैं, ऐसे निशान जिन्हें प्रिमिटिव इंसान ने बनाया ऐसा माना जाता है, लेकिन जिनकी सोच, जियोमेट्री और सिंबलिज्म आज के साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को भी असहज कर देती है। तुर्की की पहाड़ियों में उकेरे गए जानवर, ग्रीस की एक डिस्क जिस पर लिखा गया संदेश आज तक पढ़ा नहीं जा सका, मिस्र की दीवारों पर खड़ा एक सिंबल जो मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स जैसा दिखता है, भूल भुलैया जैसे रास्ते जो जन्म और मृत्यु की कहानी कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर पर बनी आकृतियां नहीं हैं, ये वो कोड्स हैं जिन्हें अगर समझ लिया गया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सभ्यता की शुरुआत हथियारों या खेती से नहीं, बल्कि बिलीफ्स, सिंबल्स और छुपे हुए ज्ञान से हुई थी। आज की इस वीडियो में हम उन एंशिएंट सिंबल्स की बात करेंगे जो आज भी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए रहस्य बने हुए हैं। नंबर 1, द göbekli tepe एनिमल सिंबल्स। जरा एक पल के लिए इतिहास की किताबें बंद कर दीजिए और जमीन के नीचे छुपे उस सच को देखिए जिसे देखकर वैज्ञानिक आज भी असहज हो जाते हैं। तुर्की की सूखी पहाड़ियों के बीच बसा göbekli tepe कोई साधारण पुरातात्विक स्थल नहीं है। इसे आज दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजियस साइट माना जाता है। इतनी पुरानी कि जब यह जगह बनाई गई तब इंसान के बारे में माना जाता था कि वो सिर्फ शिकार करता था, गुफाओं में रहता था और खेती के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन göbekli tepe इस सोच को जड़ से तोड़ देता है। यहाँ खड़े विशाल टी शेप्ड स्टोन पिलर्स जिनका वजन कई टन है, किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। इन पत्थरों पर उकेरे गए जानवर, सांप, लोमड़ी, शेर, जंगली सुअर और पक्षी सिर्फ सजावट नहीं है, इनके साथ बने अजीब एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और रहस्यमयी आकृतियां इस ओर इशारा करती हैं कि ये लोग किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझते थे। सवाल ये है कि इतनी जटिल सोच उस दौर में कैसे संभव थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि göbekli tepe एग्रीकल्चर से भी पहले का है, यानी ये संरचनाएं ऐसे लोगों ने बनाई जिन्हें हम आज तक प्रिमिटिव हंटर गैदरर्स कहते आए हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एनिमल सिंबल्स किसी लॉस्ट बिलीफ सिस्टम, कॉस्मिक साइकिल्स या आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ का कहना है कि ये मौत, पुनर्जन्म या आकाशीय घटनाओं से जुड़े संकेत हैं। लेकिन सच ये है कि आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं बता सका कि इन कार्विंग्स का असली मतलब क्या है। göbekli tepe हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सभ्यता की शुरुआत खेती से नहीं, बल्कि बिलीफ्स और सिंबल्स से हुई थी। और अगर कभी इन एनिमल सिंबल्स की भाषा समझ में आ गई तो इंसानी इतिहास की शुरुआत की तारीख ही नहीं, उसकी पूरी परिभाषा बदल सकती है। नंबर 2, द फाइस्टोस डिस्क। इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सवाल नहीं पूछती, बल्कि सीधे दिमाग हिला देती हैं। फाइस्टोस डिस्क उन्हीं में से एक है। ग्रीस के क्रीट आइलैंड में 1908 की खुदाई के दौरान मिली ये गोल मिट्टी की डिस्क दिखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके ऊपर उकेरा गया हर एक निशान इतिहास के नियम तोड़ता हुआ लगता है। इस डिस्क पर सिंबल्स किसी सीधी लाइन में नहीं, बल्कि एक परफेक्ट स्पाइरल पैटर्न में बने हुए हैं, जैसे किसी ने बीच से शुरुआत की हो और धीरे धीरे बाहर की ओर कोई गुप्त संदेश लिख दिया हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर सिंबल बिल्कुल एक जैसा और फ्लॉलेस है। आदमी, पक्षी, औजार, फूल और अजीब सी आकृतियां सब इतनी सटीक हैं कि स्कॉलर्स आज भी मानते हैं कि इन्हें हाथ से बनाना बेहद मुश्किल था। ये सिंबल्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी प्री मेड स्टैम्प से दबाए गए हों, लेकिन उस समय प्रिंटिंग या स्टैंपिंग जैसी किसी टेक्नोलॉजी का अस्तित्व ही नहीं था। तो सवाल अब ये उठता है, अगर ये डिस्क हाथ से नहीं बनी तो फिर किसने बनाई? क्या ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन की तकनीक थी, या फिर ये किसी एक भाषा का नहीं, बल्कि रिचुअल, चांट, कैलेंडर या किसी धार्मिक मंत्र का रिकॉर्ड था? आज तक लिंग्विस्ट्स, हिस्टोरियंस और कोड ब्रेकर्स इस डिस्क को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। किसी ने इसे प्राचीन ग्रीक से जोड़ा, किसी ने मिस्र से, तो किसी ने इसे किसी अननोन लैंग्वेज का हिस्सा माना। लेकिन सच्चाई ये है कि फाइस्टोस डिस्क आज भी पूरी तरह अनरीडेबल है। फाइस्टोस डिस्क हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जिन्हें लिखा तो गया, लेकिन पढ़ने की चाबी शायद समय ने अपने पास ही रख ली। नंबर 3, द जेड पिलर, इजिप्ट।
मिस्र की दीवारों को अगर ध्यान से देखो तो वहां सिर्फ देवता और फिरौन ही नहीं दिखते, बल्कि कुछ ऐसे सिंबल्स भी दिखते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से अजीब तरह से मेल खाते हैं। जेड पिलर उन्हीं में से एक है। प्राचीन मिस्र की कार्विंग्स, टूम्स और मंदिरों में जेड सिंबल बार बार उकेरा गया है। आमतौर पर हिस्टोरियंस इसे स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक मानते हैं। इसे अक्सर देवता ओसाइरिस से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि ये मृत्यु के बाद जीवन और ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीजेड पिलर की बनावट पर जरा गौर करो। एक सीधा खंभा जिसके ऊपरी हिस्से में बराबर बराबर हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनी होती हैं। यही वो चीज है जो कुछ लोगों को चौंका देती है। ये स्ट्रक्चर देखने में कई मॉडर्न इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसा लगता है, जैसे इंसुलेटर्स या एनर्जी कॉलम्स। कुछ फ्रिंज रिसर्चर्स और ऑल्टरनेटिव हिस्टोरियंस मानते हैं कि डीजेड सिंबल किसी तरह की एनर्जी, वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। उनके अनुसार मिस्र के पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, बल्कि एनर्जी सिस्टम्स थे और डीजेड पिलर उस तकनीक का सिंबॉलिक डायग्राम हो सकता है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि पिरामिड के अंदर होने वाली ध्वनि, कंपन और संरचना से पैदा होने वाली ऊर्जा को समझाने के लिए डीजेड का इस्तेमाल किया गया। सबूत के तौर पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन सवाल इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। अगर डीजेड सिर्फ स्टेबिलिटी का ही सिंबल था, तो इसे इतनी बार इतनी प्रमुख जगहों पर क्यों दिखाया गया और क्यों इसके रूप में इतनी टेक्निकल सिमेट्री दिखाई देती है? डीजेड पिलर आज भी मिस्र की दीवारों पर खड़ा है, बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल मौन। लेकिन शायद वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राचीन सभ्यताएं जितनी सरल हम सोचते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा गहराई और ज्ञान रखती थी। नंबर 4, द लैबिरिंथ सिंबल। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन मंदिर या गुफा में खड़े हैं और सामने एक अजीब सा पैटर्न उकेरा हुआ है, जैसे लाखों छोटे रास्तों और मोड़ों का जाल हो। पहली नजर में ये ऐसा लगता है बस एक मेज हो, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह इतिहास का सबसे रहस्यमयी और गहरा सिंबल लगता है। लैबिरिंथ सिंबल। पुराने कार्विंग्स, पॉटरी और मैन्युस्क्रिप्ट्स में यह सिंबल बार बार दिखता है। स्कॉलर्स मानते हैं कि यह एक स्पिरिचुअल जर्नी का रिप्रेजेंटेशन था। एंट्री यानी प्रवेश केवल भौतिक दरवाजा नहीं, बल्कि जन्म का प्रतीक था। और एग्जिट यानी निकलना सिर्फ किसी रास्ते का अंत नहीं, बल्कि मृत्यु या आत्मा की मुक्ति का संकेत था। यानी लैबिरिंथ एक तरह से इंसान की जीवन यात्रा और आत्मा के विकास को दर्शाता है। लेकिन असली रहस्य इसके डिजाइन और जियोमेट्री में छुपा है। कुछ लैबिरिंथ्स ऐसे इंट्रिकेट पैटर्न्स में उकेरे गए हैं जिनमें मैथमेटिकल प्रिसिजन और सिमेट्री इतनी गहरी है कि आज भी उन्हें देखकर विशेषज्ञ दंग रह जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये लैबिरिंथ्स केवल रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रतीक नहीं थे, बल्कि नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी और एनर्जी फ्लो को भी दर्शाते थे। हर मोड़, हर घुमाव और हर स्पाइरल में कुछ छुपा संदेश हो सकता है जो केवल वही समझ सकता था जिसे उस समय के सीक्रेट नॉलेज का ज्ञान था। लैबिरिंथ सिंबल हमें यह एहसास दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों तक सीमित नहीं है। कभी कभी वह हमें आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा के रहस्यों की ओर भी ले जाता है, जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा की भी जरूरत होती है। नंबर 5, द इंडस वैली स्क्रिप्ट। हजारों साल पहले जब नील और मेसोपोटामिया में सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, उसी दौर में सिंधु नदी के किनारे एक बेहद उन्नत सभ्यता सांस ले रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में जो छोटी छोटी सील्स मिली, वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो आवाजें हैं जो आज तक खामोश हैं। इन सील्स पर बने अजीब से सिंबल्स, कभी मछली जैसे, कभी त्रिशूल जैसे, कभी सीधी और टेढ़ी रेखाएं को देखकर हैरानी होती है। ये निशान किसी बच्चे की ड्राइंग नहीं थे। ये सिंबल्स बार बार दोहराए जाते हैं, एक तय क्रम में दिखाई देते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये किसी लिखित भाषा के हिस्से थे। यानी सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शहर बसाना ही नहीं जानते थे, बल्कि लिखना पढ़ना भी जानते थे। आज तक दुनिया के बेहतरीन लिंग्विस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स ने कोशिश की। कंप्यूटर मॉडल बने, एआई तक लगाया गया, फिर भी ये स्क्रिप्ट आज भी मौन है। न हमें पता है कि ये लोग अपने देवताओं के बारे में क्या लिखते थे, न ये कि उनका शासन कैसे चलता था, और न ही ये
कि उनका अचानक पतन क्यों हुआ। सबसे डरावनी और रोमांचक बात यह है कि अगर कभी इंडस वैली स्क्रिप्ट डिकोड हो गई तो शायद हमें पता चले कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के लोग किसे भगवान मानते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और क्या उनका ज्ञान आज की दुनिया से कहीं आगे था। हो सकता है इतिहास की किताबों में लिखी गई पूरी कहानी उसी दिन गलत साबित हो जाए जिस दिन ये लैंग्वेज डिकोड हो। नंबर 6, द जिगुरेट स्टार मार्क्स। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पुरानी मेसोपोटामिया की जमीन और उसके बीच खड़ा एक विशाल जिगुरेट, ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां और दीवारों पर उकेरे हुए अजीब से स्टार लाइक सिंबल्स। पहली नजर में ये निशान सिर्फ सजावट लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें ध्यान से देखते हैं कहानी बिल्कुल बदल जाती है। इन सिंबल्स की पोजीशनिंग किसी रैंडम आर्टिस्ट की कल्पना नहीं लगती। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये निशान प्लैनेट्स और स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन से मेल खाते हैं। कुछ जिगुरेट्स पर बने स्टार पैटर्न्स को जब स्काई मैप्स से कंपेयर किया गया तो उनमें वीनस, मार्स और ओरायन कॉन्स्टेलेशन जैसी संरचनाओं की झलक दिखाई देती है। तो सवाल अब ये उठता है, क्या उस समय के लोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान को भी उतनी ही गहराई से समझते थे? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिगुरेट्स अक्सर ऊंचाई पर बनाए जाते थे जहां से होराइजन बिल्कुल साफ दिखता था, ठीक उसी तरह जैसे आज मॉडर्न ऑब्जर्वेटोरीज को बनाया जाता है। यहां से सूरज के उगने और डूबने का समय, चांद की चाल और खास सेलेस्टियल इवेंट्स को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता था। तो क्या जिगुरेट सिर्फ धार्मिक टेम्पल्स थे या फिर ये एंशिएंट ऑब्जर्वेटोरीज थे जहां देवताओं की पूजा के साथ साथ आसमान के रहस्यों को डिकोड किया जाता था? शायद इन स्टार मार्क्स के जरिए एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमें ये बताना चाहती थी कि उनका ज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड था और शायद आज भी हम उस भाषा को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नंबर 7, नाज़का लाइंस। पेरू के सूखे रेगिस्तान में खड़े होकर जमीन को देखें तो आपको कुछ भी असामान्य नजर नहीं आएगा, बस रेत, पत्थर और खामोशी। लेकिन जैसे ही आप आसमान में उठते हैं जमीन अचानक एक कोडेड मैप में बदल जाती है। हजारों साल पहले बनाई गई नाज़का लाइंस इतनी विशाल और इतनी सटीक है कि उनका पूरा रूप सिर्फ हवा से ही समझ में आता है। सीधी रेखाएं, परफेक्ट ट्रायंगल्स, स्पाइरल्स और जियोमेट्रिकल पाथ्स, ऐसे शेप्स जिन्हें बिना एरियल व्यू के प्लान करना आज भी आसान नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब देखने वाला कोई नहीं था तो इन्हें बनाया ही क्यों गया? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये लाइंस देवताओं के लिए बनाए गए संदेश थे, आसमान में रहने वाले गॉड्स जो ऊपर से इन्हें देख सकते थे। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि ये एक तरह का एंशिएंट नेविगेशन या रिचुअल पाथवे सिस्टम था जहां खास समय पर लोग इन रेखाओं पर चलते हुए सेरेमोनीज करते थे। लेकिन सबसे अनसेटलिंग आइडिया ये है कि कई जियोमेट्रिक लाइंस का अलाइनमेंट सोलर और कॉस्मिक इवेंट्स से जुड़ा हुआ लगता है। कुछ रेखाएं सूरज के उगने और डूबने की डायरेक्शन दिखाती हैं, तो कुछ आसमान के खास पॉइंट्स की ओर इशारा करती हैं, जैसे कोई विशाल ग्राउंड लेवल कैलेंडर। तो आखिर नाज़का लाइंस क्या हैं? एक प्रेयर, एक मैप, या फिर ऐसा नॉलेज जो उस समय मौजूद था लेकिन आज हमारी समझ से बाहर है? शायद ये लाइंस हमें ये याद दिलाने के लिए बनाई गई थी कि इंसान ने जमीन पर खड़े होकर भी हमेशा आसमान से बात करने की कोशिश की है। नंबर 8, द सन डिस्क सिंबल। सुबह का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो समय लेकर आता है, ताकत लेकर आता है और शासन का अधिकार भी। हजारों साल पहले इजिप्ट, माया और इंका जैसी दूर दूर की सिविलाइजेशंस ने सूरज को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं देखा बल्कि एक कोडेड सिंबल की तरह इस्तेमाल किया। इजिप्ट में सन डिस्क फराओ के सिर के ऊपर दिखाई देता है, जैसे ये बताने के लिए कि राजा की सत्ता सीधे सूरज से आती है। यहाँ सूरज सिर्फ पूजनीय नहीं था, वो पावर का सोर्स था। माया सिविलाइजेशन में सन डिस्क एक चलता फिरता कैलेंडर था। सूरज की चाल से मौसम बदले जाते थे, खेती का समय तय होता था और रिचुअल्स की तारीखें फिक्स की जाती थीं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि पूरा समाज इसी गणना पर टिका हुआ था। इनका एम्पायर में सूरज को इंटी कहा गया और उनका राजा खुद को सन ऑफ द सन मानता था। सन डिस्क यहाँ एक सीधा संदेश था, जो सूरज को कंट्रोल करता है वही लोगों को कंट्रोल करता है। तीनों सिविलाइजेशंस एक दूसरे से जुड़ी नहीं थीं, फिर भी सिंबलिज्म लगभग एक जैसा था। तो सवाल अब ये उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सूरज को समझने का ये हिडन कोड जो मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली भाषा थी,
नंबर 9, विनका सिंबल्स, ओल्ड यूरोप। इतिहास की किताबें हमें एक सीधी सी टाइमलाइन सुनाती है, पहले सुमेर, फिर इजिप्ट और उसके बाद लिखने पढ़ने की शुरुआत। लेकिन यूरोप की मिट्टी से निकले कुछ टूटे फूटे बर्तन इस पूरी कहानी को उलट देते हैं। आज से करीब 7000 से 8000 साल पहले ओल्ड यूरोप की विनका सिविलाइजेशन के लोग साधारण सी दिखने वाली पॉटरी पर कुछ अजीब निशान बना रहे थे। ये निशान न तो पूरी तरह चित्र थे और न ही कोई रैंडम डिजाइन। हैरानी की बात यह है कि ये सिंबल्स बार बार रिपीट होते हैं, एक ही सीक्वेंस में दिखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी अल्फाबेट या स्क्रिप्ट में होता है। कुछ सिंबल्स सीधे खड़ी रेखाओं, क्रॉस, ट्रायंगल और एंगुलर शेप्स से बने हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो लगेगा जैसे कोई भाषा लिखी जा रही हो, कोई मैसेज जो हम आज भी नहीं पढ़ पा रहे। शायद विनका सिंबल्स वो खामोश आवाजें हैं जो हमें ये याद दिलाती हैं कि ह्यूमन नॉलेज की शुरुआत उतनी सिंपल नहीं थी जितनी हमें पढ़ाई जाती है। हो सकता है यूरोप की ये स्टोन एज मिट्टी हमारी सभ्यता की सबसे पहली लिखी हुई कहानी छुपाए बैठी हो। नंबर 10, द हैंड सिंबल्स। जब इंसान बोलना नहीं जानता था, शायद तब भी वो कुछ कहना चाहता था। दुनिया की अलग अलग गुफाओं में, फ्रांस की लास्को से लेकर अर्जेंटीना की क्वेवा दे लास मानोस तक, चट्टानों पर बने हाथों के निशान मिलते हैं। कोई हथेली पत्थर पर रखकर उसके चारों ओर रंग फूंका गया है, जिससे नेगेटिव हैंडप्रिंट बनता है। कहीं हाथ को रंग में डुबोकर सीधे दीवार पर छापा गया है, पॉजिटिव हैंडप्रिंट। ये फर्क अपने आप में सवाल पैदा करता है, अगर ये सिर्फ आर्ट होती तो हर जगह एक सा पैटर्न क्यों मिलता? कुछ गुफाओं में हाथों की उंगलियां अधूरी हैं, जैसे जानबूझकर मोड़ी या काटी गई हों। कुछ हाथ बच्चों के लगते हैं, कुछ वयस्कों के। कहीं ये ऊंचाई पर बने हैं जहां पहुंचना आसान नहीं था, यानी इन्हें बनाना एक सोचा समझा काम था। साइंटिस्ट्स आज भी तय नहीं कर पाए हैं क्या ये किसी इंसान की सिग्नेचर थी या फिर ये वार्निंग मार्क्स थे जो आने वालों को कुछ बताना चाहते थे, या शायद ये किसी रिचुअल का हिस्सा थे जहां हाथ इंसान और आत्माओं के बीच एक ब्रिज बन जाता था। लेकिन एक बात लगभग साफ है, ये निशान खामोश नहीं है। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान अंधेरे में खड़े होकर, दीवारों पर अपने हाथ रखकर किसी आने वाले से बात करने की कोशिश कर रहा था।